हमेशा हम अपने चैनल पर ताज्जुब भरी स्टोरी लेकर आते हैं। आज की जो कहानी है, जहां पर एक लड़का मर भी जाता है, मरने के बाद डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं बाकायदा और लिख कर देते हैं। और लिख कर देने के बाद भी उसे शमशान घाट ले जाया जाता है, उसकी चिता सजाई जाती है। लेकिन जैसे ही उसको चिता पर लुटाने की बारी आती है तो वो लड़का अपनी आंखें खोल लेता है। कुछ लोग देखकर दूर भाग जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार लोग ये पक्का करते हैं क्या ये सच में ही जीवित है या हमारा वहम है। आखिरकार दोस्तों, आज तक जितनी भी घटनाएं आई हैं, सब में किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसके बाद कोई जीवित नहीं हुआ। लेकिन जिसके शरीर को ही खोला गया हो और टांके भरे गए हो, जिसके पूरे शरीर को खोला गया हो, आप सभी लोग भली भूत जानते हैं कि पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है। पोस्टमार्टम जब पूरे शरीर को खोलकर हर एक अंग की अंदर से जांच की जाती है, उसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। फिर इतनी बड़ी जांच के बाद वो कोई व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है, बहुत अचंभित बात लगती है और बहुत अजीब लगता है। लेकिन आज एक छोटा सा जिक्र आपसे और करना चाहते हैं। परिवार हमारी वो नींव है जिसके पीछे हम शायद आधी जिंदगी बहुत बेहतर बिताते हैं। हमें एक सब्र जानते हो ना, हमें एक विश्वास होता है कि हम कोई काम करेंगे तो हमारा परिवार साथ देगा। दुख आएगा, भले ही हमारे परिवार वाले हमसे नाराज हों, लेकिन जब दुख आता है तो परिवार हमारा बहुत साथ देता है। इसी तरह से परिवार होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज इस कहानी या इस घटना से पता चलेगा कि परिवार कितनी अहमियत रखता है हमारे और आपके जीवन में, और वो परिवार कितना जरूरी है हर किसी को जिसका परिवार नहीं होता। तो चलिए अब इस एक अजीब और गरीब घटना की तरफ चलते हैं, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद भी एक व्यक्ति, एक लड़का जीवित होता है और सभी के साथ बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे चैनल पर जितनी भी घटनाएं आपको मिलेंगी, बिल्कुल सारी की सारी सत्यता पर रखी हुई मिलेंगी। जनता को गुमराह करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। घटना कहां से शुरू होती है? शुरुआत होती है राजस्थान के झुंझुनू से। राजस्थान के झुंझुनू में एक 25 साल का रोहतास रहता है। रोहतास का कोई भी नहीं है, वो अनाथ है। इसके जीवन में इसका कोई भी अपना नहीं है। अनाथ आश्रम में इसने अपना जीवन बिताया है। और एक और चीज जो इसके साथ सबसे ज्यादा बेकार थी, रोहतास ना ही तो बोल सकता था और ना ही वो किसी की बात सुन सकता था। वो एक गूंगा और बहरा लड़का था। अब 25 साल उम्र, भरी जवानी की उम्र होती है। रोहतास ठीक ठाक अपनी जिंदगी बिताता रहता है। एक दिन उसी अनाथ आश्रम में ये काम करता है और अचानक से रोहतास की तबीयत खराब होती है। तारीख 21 नवंबर होती है। जो अनाथ आश्रम के लोग होते हैं वो रोहतास को उठाते हैं और तुरंत भगवान दास हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहां पर इसको एडमिट करा दिया जाता है और इस हॉस्पिटल को BKB भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पर रोहतास को एडमिट कराया गया था। अब कोई अपना तो था नहीं, कुछ लोगों के साथ जो जानकारी थी, जिनके साथ रहता है, वही एडमिट कराते हैं। लेकिन जब तक इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ के डॉक्टर जब इसकी नब्ज चेक करते हैं तो कहते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। अच्छा खासा किसी को कोई दुख नहीं होता है। दुख भी मेरे प्यारे उसी को होता है जो तुम्हारा अपना होता है। बेगानों को क्यों दुख होगा? बेगानों को तो अफसोस होता है कि बता भला ऐसा क्यों हो गया। वो जो एक अंदर से रोने की आवाज आती है ना, वो तो अपनों की ही होती है, जो शायद सीना चीर कर चिल्लाते हैं कि तुम क्यों चले गए। अब गूंगा बहरा व्यक्ति, बेहोशी की हालत थी या वो मृत था, अब उसे डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। वहां पर उनके कई टेस्ट होते हैं। डॉक्टर उन टेस्टों को देखकर
आधे देखते हैं, आधे अधूरे। जल्दी जल्दी में उन टेस्टों को नहीं देखा जाता और रोहतास को मुर्दा घर में पहुंचाया जाता है, क्योंकि जानकारी निकालनी थी कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। दोपहर के 1:30 बजे करीबन रोहतास को इस भगवान दास हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर 1:30 बजे से 2 बजे तक डॉक्टर साहब इसको मृत घोषित कर देते हैं और मृत घोषित करने के बाद इसको मुर्दा घर में बर्फ यानी कि बर्फ में लगवा दिया जाता है कि पोस्टमार्टम अभी नहीं होगा, बाद में होगा। अब यहाँ पर इसको मुर्दों के बीच में लिटा दिया जाता है जो गूंगा बहरा रोहतास होता है, और सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, अपने अपने कामों को करने लगते हैं। काफी वक्त निकल जाता है। डॉक्टर अपने और काम देख रहे थे। धीरे धीरे शाम के 4:30 बज जाते हैं। 4:30 बजे रोहतास के पोस्टमार्टम की बारी आती है। मोर्ची में जाया जाता है। वहां से जिस बर्फ में रोहतास को लगाया गया था, उस बर्फ से रोहतास को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम शुरू हो जाता है। मतलब उसकी जांच अंगों की कि किस तरह से इसकी मृत्यु हुई है, इन चीजों की जांच शुरू हो जाती है। 4:30 बजे से और 5 बजे तक ये इतना जल्दी पोस्टमार्टम हुआ था और डॉक्टर ने लिख कर दे दिया कि पूरी रिपोर्ट कंप्लीट है। पुलिस के हाथों में एक कागज जाता है कि इसका पोस्टमार्टम हो चुका है, और यहाँ पर वजह क्या बताई थी कि इसको दौरे आने की वजह से इसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, फेफड़े सांस लेना बंद कर देते हैं, इस वजह से रोहतास की मृत्यु होती है। दोस्तों, जो कुछ जिम्मेदार लोग थे वो रोहतास को अब शमशान घाट ले जाते हैं 5 बजे, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद आपको पता होगा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं होता है। 2-3 घंटे, करीबन 3 से 3.5 घंटे तक ये बर्फ के अंदर रहता है। आप सोच कर देखिए, बर्फ के अंदर आप अपने आप को रखकर देखिए। अब इसको शमशान घाट ले जाया जाता है। कुछ लकड़ियां खरीदी जाती हैं, चिता को सजाया जाता है। रोहतास कंबल में लिपटी हुई एक लाश एक तरफ रखी हुई है। कोई रोने वाला भी नहीं है, इसके लिए दिल खोलकर कोई रोने वाला भी नहीं है। अब यहाँ पर जब चिता तैयार हो जाती है तो कुछ लोग रोहतास के पैरों को पकड़ते हैं और कुछ हाथों को। जैसे ही इस व्यक्ति के हाथ पैरों को पकड़ा जाता है 25 वर्षीय रोहतास के, तो इसकी आंखें खुल जाती हैं। वो लोग इसे छोड़कर दूर भागने लगते हैं कि ये तो भूत है, जीवित हो उठा है। अब वहां पर डर का माहौल बन जाता है, लेकिन कुछ समझदार लोग कहते हैं कि कभी कभी जो बॉडी होती है वो मरे हुए भी आंखें खुल जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वो समझदार लोग इसके पास आते हैं तो देखते हैं आंखों की जो पुतलियां हैं वो हिल रही हैं, क्योंकि ये ना ही तो बोल सकता था और ना ही ये सुन सकता था। इसने अपना हाथ हिलाया तो जिस कंबल में लिपटा हुआ था वो कंबल हिलता है। अब इनको पता चलता है कि ये तो जीवित है। बहुत अच्छे से जांचा जाता है तो इसकी धड़कन भी चल रही थी, इसके हाथों की नब्ज भी चल रही थी। अब वो लोग बहुत ही ज्यादा सदमे में आ जाते हैं कि जिसके शरीर को चीरा गया हो वो जीवित कैसे हो सकता है। या तो डॉक्टर से गलती हुई है या ये कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, उसे दोबारा उसी भगवान दास हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर जब डॉक्टर इस व्यक्ति की हालत देखते हैं, इस रोहतास की, तो वो कह देते हैं कि अब हमारे बस का इसका इलाज नहीं है और आप लोग इसे जयपुर लेकर जाइए, यहाँ पर इसका इलाज नहीं होगा। यहाँ पर रोहतास को तुरंत एक एम्बुलेंस की जाती है और तुरंत जयपुर ले जाया जाता है। जयपुर का बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल जो मशहूर है, वहां पर इसे एडमिट कराया जाता है। वहां पर डॉक्टर इसका इलाज चलाते हैं। करीबन इन सभी बीच में रोहतास को रात के 1 बजे हो जाते हैं। 1 बजे आईसीयू रूम में भर्ती कर दिया जाता है और वहां पर इसका ट्रीटमेंट चलता है। 2 घंटे के कड़े ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद रोहतास की अब दूसरी बार आंखें बंद हो जाती हैं, रात को करीबन 2:30 से 3 बजे। अब की बार डॉक्टर कहते हैं कि रोहतास जीवित नहीं रहा है। अब ये लोग
सारी जानकारी वहां के डॉक्टरों को देते हैं कि ये पहले एक बार और मर चुका है अभी दिन के वक्त। तो यहाँ पर डॉक्टर बहुत जोर से हंसते हैं क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है और उसको ये डॉक्टरों को भी दिखाते हैं। जो जयपुर के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो बहुत जोर से हंसते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है, आप ठीक से जांच कीजिए कि उन डॉक्टरों ने सही रिपोर्ट दी है या नहीं दी। अब की बार रोहतास का पोस्टमार्टम भी किया गया था। डॉक्टर वजह बताते हैं कि इनको दौरे और मिर्गी आते हैं, जो कि इसको बचपन से ही आते थे। उस पर ध्यान ना देने की बजाय एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इस व्यक्ति की जान जा चुकी थी, जो रोहतास नाम का होता है। दौरे की वजह से इसको मृत घोषित किया गया था। इसका इलाज करने के बाद भी जयपुर में ये ठीक नहीं हो पाते हैं। वहां से रिपोर्ट लेने के बाद अब ये बात संस्था तक पहुंचती है, जो कि अनाथ आश्रम थी, जहां पर संस्था में जिसमें रोहतास ने अपनी शायद पूरी जिंदगी बिताई हो, जितनी भी उसकी जिंदगी है। अब यहाँ पर सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं कि भाई एक डॉक्टर इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। अगर वो सही तरह से काम करता तो शायद आज रोहतास हमारे और आपके बीच में जीवित होता। यहाँ पर रोहतास का अंतिम संस्कार तो कर दिया जाता है, इस बार वो जीवित नहीं हो पाता है। लेकिन जयपुर के डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि अगर उसी वक्त इसका इलाज होता तो ये इस दुनिया से नहीं जाता। यहाँ पर आने के बाद जो कलेक्टर हैं वो भी जागते हैं और ये सभी लोग अब इस हॉस्पिटल पर हावी हो जाते हैं। डॉक्टर से सवाल थे, अगर जीवित था तो मृत घोषित क्यों किया, अगर मृत था तो फिर शमशान घाट में जीवित कैसे हुआ। डॉक्टर उलझ जाता है, अपने ही काम से वो परेशान था। अब डॉक्टर एक राज खोलता है, कहता है कि मैंने रोहतास का पोस्टमार्टम किया ही नहीं था। उस वक्त 4:30 बजे हुए थे, मुझे घर जाना था। इसी जल्दी में मैंने केवल आप लोगों को यही न्यू ही बता दिया कि रोहतास का पोस्टमार्टम हो चुका है। उससे जो पहली बात, यहाँ पर डॉक्टर सारी रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं और वो उन रिपोर्टों को बिना देखे ही अपने हाथ से रोहतास की नब्ज चेक करने के बाद कहते हैं कि रोहतास जीवित नहीं रहा है। अब जितनी भी रोहतास के टेस्ट हुए थे उस हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने एक भी टेस्ट पर अपना ध्यान नहीं दिया जल्दी के कारण, क्योंकि डॉक्टर को भी पता था कि एक अनाथ है, क्या ज्यादा वो करें। लेकिन किसी की जान गरीब या अनाथ ये नहीं देखती है। डॉक्टर के लिए हर कोई एक समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं था और डॉक्टर एक भी रिपोर्ट को बिना देखे केवल अपने हाथ से चेक करके उन धड़कनों को, हाथ की धड़कन और दिल की धड़कन को, दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है, डॉक्टरों का ही कहना है कि हमारी जो नब्ज हैं वो एक एक घंटे तक हमें नहीं मिलती हैं और फिर वापस लौट कर आ जाती हैं। ऐसा कई केसों में देखा गया है। लेकिन डॉक्टर अपने आप में ज्यादा अपने आप को होशियार समझता है और शायद मशीनों से ऊपर अपने आप को समझने के कारण उसने केवल अपने हाथों से ही चेक कर कर कह दिया था कि रोहतास इस दुनिया में नहीं रहा है। कई लोगों के ऊपर कड़े एक्शन होते हैं, उन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया जाता है, लेकिन ये समाधान नहीं था। एक व्यक्ति जो शायद किसी की लापरवाही से इस दुनिया से चला गया। यहाँ पर एक और बात अच्छी हो जाती है, आप सोच कर देखिए कि आप जीवित हैं और आपको एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए, आपको फ्रीजर में रख दिया जाए, तो आपसे क्या बीतेगी। आप ना ही तो कुछ बोल सकते और ना ही आप किसी की बातें सुन सकते। वो लम्हा कैसा होगा रोहतास के लिए, बहुत डरावनी बात है। कभी कभी ना हमसे किसी और से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। उस व्यक्ति का कोई अपना होता तो शायद कड़े फैसले लेता, कई बार कहता कि दोबारा चेक करो, दोबारा से देखो, अच्छे से ध्यान करो, लेकिन कोई अपना नहीं था ना। मैं तभी तो कहती हूँ कि परिवार भले ही कितना भी बुरा हो, लेकिन अंतिम समय पर परिवार कुछ ऐसे काम कर जाता है जो शायद हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। परिवार एक नींव है, परिवार हमारा वजूद है, हम परिवार के बिना कुछ भी नहीं है।
आप सोच कर देखिए, एक अंगूर देखिए, एक गुच्छा जो बढ़िया कीमत और अच्छी वैरायटी का माना जाता है। और आपने देखा होगा जो बेचने वाले होते हैं, जहां पर टूटे हुए अंगूर पड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं कि ये 10 रुपए सस्ते हैं, क्योंकि ये गुच्छे से अलग हो चुके हैं। उसी तरह अपने आप को रखकर देखिए कि जब हम परिवार में रहते हैं, एक कुटुंब में रहते हैं, संस्कृत या हिंदी भाषा में एक कुनबे को कुटुंब भी कहा जाता है, कुनबा भी कहा जाता है, मेरा परिवार भी कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है। जब हम एक कुटुंब में रहते हैं तो हमारी कीमत बढ़ चढ़कर होती है। जिस दिन हम उस कुटुंब से बिछड़ जाते हैं ना, अब आप सोच कर देखिए, हम गांव से निकलकर शहर में रहने लग जाएं तो हमें कौन जानता है? हम अकेले हैं। हमें एक आधे लोग जानते और कहते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है, अपना जीवन सब बिता रहे हैं। बिताने को तो पशु भी अपना जीवन बिता रहे हैं, कीड़ा मकोड़े सब अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन ये कुटुंब किसे मिला? इंसान को। जानवर भी रखते हैं जो जंगलों में रहते हैं, आपने देखा होगा हाथियों का एक समूह होता है। बहुत आपने शेर को देखा है, शेर का भी कुटुंब होता है। तो हर चीज एक बंधी हुई अच्छी होती है। ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा कर जाती है, लेकिन जो एक व्यक्ति से बीता था ना, उसे मन करता है कि एकदम से बदल दूं, कि उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, उसकी जिंदगी अच्छे से बीत जाती। कहते हैं ना, तभी तो अपने जरूरी हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर की लापरवाही पर आप क्या कहोगे, जो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता था कि मैं बहुत ही होशियार हूं और मेरी तरह का कोई भी नहीं है। अब उस डॉक्टर को, उसके ऊपर कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई करी, पुलिस ने भी कार्रवाई करी, वो कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति 2 बार मरा और 2 बार जीवित हुआ, उसके साथ इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेती हूँ जो कुछ ही नाम में लिख पाई हूँ, जो मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं और मुझे अच्छा खासा, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। पहला नाम है सुरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा नाम है बिल्लू ठाकुर। बिल्लू ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट पहली बार आया है। मिक्की जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। किशन सिंह राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह जी, हमसे बहुत बड़े हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक हैं। मनोज मालवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखविंदर सिंह, क्योंकि आपके कमेंट वाकई में ही बहुत प्यारे हैं। रामिया राघविन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत प्यारी बहन है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मीनू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं। सुनीता यादव भी रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तारक चंद पलवल से हैं, इनके बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे, शांति प्रिय, प्रेरणादायक, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तारक चंद जी। ये कहते हैं कि कोई माने या ना माने, लेकिन हमें आपकी कहानियों पर, हमें आपकी घटनाओं पर पूरा विश्वास है। आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तारक चंद जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट भी बहुत प्यारे होते हैं और आप बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, हमारे प्रति आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आज कुछ ही नाम लिख पाई हूँ, लेकिन जितने भी लिख पाई हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतना साथ देते हो, मेरे साथ रहते हो, मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हो। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, बहुत वक्त हो चुका है। शाम की वीडियो में हाजिर होंगी एक नई और सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। जितनी भी कहानी या घटनाएं हैं सत्यता पर रखी गई हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।